हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स कैरियर पॉइंट में। मैं हूं रवि। हम लोगों ने अभी तक पिछले क्लास में इलेक्ट्रिकल मशीन में काफ़ी कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, बस इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमारी जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मशीन की पहली क्लास है, जहां पे हम उसका कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। पीछे आप फिगर भी देख रहे होंगे, हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेटर और मोटर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं डीसी मशीन का। एक्चुअल में डीसी मशीन जैसा कोई फिनोमिना होता ही नहीं है। अगर एक्चुअल में आप कभी भी देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे तो डीसी मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती। डीसी मशीन पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ भी आप कोई भी मशीन आप बना रहे हैं तो फिलहाल वो हमारा अल्टरनेटिंग ही होता है। अगर वो मशीन है, स्पेशली खासकर इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो फिर हम इसको डीसी क्यों बोलते हैं? डीसी बोलने के पीछे एक सिंपल सा पर्पज़ है कि हम लोग इससे क्या है कि जो हम आउटपुट ले रहे होते हैं वो डीसी में ले रहे होते हैं, या तो मोटर के केस में जो हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे होते हैं वो डीसी में दे रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। तो अभी हम लोग फिलहाल कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डीसी मशीन का बहुत आराम से देखने वाले हैं। सब कुछ एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। डीसी मशीन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है। आप वीडियो को बहुत धैर्य से, ध्यान से पूरा वीडियो देखें ध्यान से। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सामने आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, फ्री हैंड बनाया गया है, थोड़ा सा रफ फिगर होगा, डोंट माइंड, है ना, एडजस्ट कर लीजिएगा इतना फिलहाल आप लोग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डीसी मशीन का ये फिगर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट को, इसके स्टेटर और रोटर पार्ट को। अगर मैं बात करूं किसी भी रोटेटिंग मशीन की बात करूं, तो रोटेटिंग मशीन में मेन पार्ट जो होते हैं वो टू पार्ट्स होते हैं जो मेन होते हैं। नंबर 1 स्टेटर और नंबर 2 रोटर। स्टेटर और रोटर ये दोनों, फिलहाल इन दोनों के बीच में एक और आपका कंपोनेंट होता है जिसका हम लोग अक्सर नाम लेते हैं, दैट इज एयर गैप। ठीक है ना, स्टेटर और रोटर एट सम एयर गैप। किसी भी रोटेटिंग मशीन में ये मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, मेनली दो पार्ट होते हैं जो क्या होते हैं, एयर गैप से सेपरेटेड होते हैं। उनके बीच में कुछ एयर गैप होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम एयर गैप को कितना कम से कम रखें मशीन में। उस पर भी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, एयर गैप के बारे में बहुत अच्छी बातें हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें डीसी मशीन में, तो डीसी मशीन की अगर हम बात करें डीसी मशीन में, तो मुख्य रूप से यहाँ हम लोग तीन चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो स्टेटर, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रोटर, और तीसरा पढ़ते हैं कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर अरेंजमेंट। कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर। ठीक है ना, कम्यूटेटर एंड ब्रश हम कह सकते हैं सिंपली, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। ये तीन चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, स्टेटर बेसिकली मशीन में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टेटर हमारा जो होता है, स्टेटर जो होता है मशीन में, ये मशीन का स्टेशनरी बॉडी होता है। क्या होता है? स्टेशनरी बॉडी होता है। मीन्स ये स्थिर रहता है मशीन में, ये रोटेट नहीं करता, इसमें मूवमेंट नहीं होता। रोटर जो आपका है ये मशीन का रोटेटिंग बॉडी होता है, ये घूम रहा होता है मशीन में। दैट्स वाई हम इसको रोटेटिंग मशीन कहते हैं। कोई ना कोई एक पार्ट घूम रहा होता है मशीन का, एक आपका स्थिर होता है। तो हमारा जो रोटर होता है वो घूम रहा होता है और स्टेटर जो होता है वो हमारा स्टेशनरी होता है। अब अगर हम लोग बात करें तो स्टेटर पे हमारे पास, अगर हम लोग बात करें तो स्टेटर पे हमारे पास डीसी मशीन में क्या क्या कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेटर और रोटर देख रखा है। स्टेटर पे आप ध्यान रखिए, डीसी मशीन के केस में स्टेटर पे हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यही चीज़ आप सिंक्रोनस में चले जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो स्टेटर पे है। और जो रोटर पे होता है, रोटर हमारा आर्मेचर होता है। आर्मेचर मतलब यहाँ पे रोटर पे जो सप्लाई प्रोड्यूस होती है दैट इज इन एसी नेचर। ठीक है ना। और यहाँ स्टेटर पे हम जो सप्लाई दे रहे होते हैं वो हमारी डीसी सप्लाई होती है। कैसी सप्लाई होती है?
डीसी सप्लाई होती है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो हम सप्लाई देते हैं दैट इज डीसी। अब अगर हम लोग बात करें रोटर की तो इसे ही हम आर्मेचर बोलते हैं, और यहाँ पे एक्चुअल में आर्मेचर पे जो सप्लाई होती है वो एसी होती है, और फिर कम्यूटेटर की सहायता से उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करके बाहर सर्किट में ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटर पे क्या होता है, रोटर पे क्या होता है, किसके, डीसी मशीन के। आप सिंक्रोनस मशीन में जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो डीसी मशीन के स्टेटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे होते हैं, जो डीसी से कनेक्टेड होता है। रोटर हमारा आर्मेचर होता है जिस पर एसी होता है, और हम कम्यूटेटर की हेल्प से उसे डीसी में कन्वर्ट करके बाहर सर्किट में ले लेते हैं। या अगर हम लोग बात करें मोटर की तो मोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं जो कम्यूटेटर की हेल्प से पुनः एसी में कन्वर्ट होकर के वो मशीन में जाता है। तो ये इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं स्टेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब स्टेटर पे टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्टेटर का तो सबसे मेन पार्ट जो है, स्टेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, योक। क्या बोलते हैं, योक या फ्रेम। स्टेटर को ही हम लोग योक या फ्रेम बोलते हैं। अब हम लोग पहले देखेंगे कि इस स्टेटर पे कौन कौन से बॉडी होती है या स्टेटर का काम क्या क्या होता है। तो पहली चीज़ आप जान लीजिए कि स्टेटर पे सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब पोल कोर होता है। पोल कोर स्टेटर पे लगा होता है। दूसरी चीज़, पोल कोर में ही पोल शू होता है, और पोल कोर है, अगर पोल कोर है तो उसमें फील्ड वाइंडिंग होगी। कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। ध्यान रखिएगा फील्ड वाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि आर्मेचर वाइंडिंग। पोल शू, अब ध्यान दीजिएगा जो पोल कोर होता है, पोल कोर वो हमारा लैमिनेटेड होता है। अभी इसका मतलब भी हम बताएंगे। और पोल शू लैमिनेटेड नहीं होता है। इसका क्या मतलब है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे पास स्टेटर, जो हमारे पास योक है, योक पर ही इंटरपोल लगा होता है। क्या, इंटरपोल। अब इंटरपोल किन्हीं दो पोलों के बीच में, जो हमारे मेन पोल होते हैं, इन दो मेन पोल्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दो पोल्स के बीच में एक एक्स्ट्रा पोल हम लोग बहुत थिन पोल ला करके यहाँ लगा देते हैं, दैट इज इंटरपोल। इसका काम क्या होता है, एक वर्ड में आप यहाँ जान लीजिए, आर्मेचर रिएक्शन का एक फिनोमिना होता है जिसको रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल आपको बताऊंगा। इंटरपोल होता है। अगर हम लोग बात करें स्टेटर की, तो स्टेटर पे इतनी चीज़ें हो गई। अब इसमें हम लोग स्टेटर के ये पार्ट हो गए, स्टेटर के क्या हो गए, पार्ट हो गए। अब अगर हम बात करें कि स्टेटर का वर्क क्या होता है, मीन्स योक का काम क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो योक पे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, योक से ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, मतलब इन्हें सपोर्ट करता है। और इनको एक्सटर्नल, इनको और मशीन के जो भी इंटरनल फिलहाल कनेक्शंस होते हैं, जो भी इंटरनल वाइंडिंग्स होती हैं, उन सब को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल मैकेनिकल जर्क से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है योक। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा, योक पहली बात इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिस भी मटेरियल से हम बनाएंगे उस मटेरियल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़, योक बनाने के लिए हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग या तो कास्ट आयरन यूज़ करते हैं, कास्ट स्टील यूज़ करते हैं, या सीट स्टील यूज़ करते हैं, फिलहाल सिलिकॉन स्टील। ठीक है ना। मोस्टली हम लोग कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील ये सब यूज़ करते हैं हम लोग स्टेटर को बनाने के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों हम लोग लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका दो काम होता है। एक तो सबसे पहला काम जो एक्सटर्नल मैकेनिकल जर्क से इसको प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करना। दूसरा काम क्या है, प्रोवाइड द मैग्नेटिक पाथ टू फील्ड फ्लक्स, मतलब फील्ड फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करने का भी काम कौन करता है, हमारा योग ही करता है। जैसे यहाँ से नॉर्थ पोल से अगर कोई फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ
तो वो साउथ से इंटर करेगा, तो फिर अपना पाथ कहाँ से कंप्लीट करेगा, योक के अंदर से ही कंप्लीट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई फ्लक्स ऐसे निकला, फिर यहाँ से ऐसे गया, तो ये अपना जो पाथ कंप्लीट करने वाला है वो यहीं से करेगा। यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से गया ये, तो योक से ही अपना पाथ फिलहाल ये कंप्लीट कर रहा है। मीन्स योक क्या कर रहा है, प्रोवाइड द मैग्नेटिक पाथ टू द फील्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है उनको पाथ प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई द रिलक्टेंस ऑफ द योक शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल एज, मतलब जो योक है उसका रिलक्टेंस जितना कम से कम हो उतना बेहतर है, ठीक है ना। जो हमारे पास योक है उसका रिलक्टेंस जितना कम से कम हो उतना बेहतर है, पहली बात तो ये। तो ये दो काम हो गए फिलहाल स्टेटर के। अब स्टेटर पे ये सारे पार्ट्स दे रखे हैं, तो पहले हम स्टेटर के बारे में पूरी डिटेल स्टडी कर लेते हैं, फिर रोटर पे आएंगे और सबके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो योक के बारे में आपने इतना जान लिया कि इसके काम क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे पोल कोर जो होता है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोल कोर। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, पोल कोर। ये वर्क हम समझ लेते हैं, ये वर्क हो गया किसका, स्टेटर का। अब हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, पोल कोर क्या होता है। पोल कोर, पोल कोर आपका जो होता है ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करते हैं। इस पे क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या होता है इस पे, पोल कोर पे फील्ड वाइंडिंग होता है। पोल कोर है कौन सा, योक तो आपको समझ में आ रहा है, ये बाहरी पार्ट पूरा योक है। पोल कोर ये जो दिख रहा है इतना, बस इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ तक हम ला के रोक दिए बस इतना, ये पोल कोर है, ठीक है ना। मतलब पोल कोर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जैसे आप ये रहा, ये आपका एक कोर है। अब इस पे हमने बाइंडिंग कर दिया, अब ये हमारे पास क्या है, इसी तरीके का ये कोर है और इस पे हमने बाइंडिंग कर दिया, तो ये हमारा पोल कोर हो गया। ये क्या हो गया, पोल कोर, और ये हो गया फील्ड बाइंडिंग। क्या हो गया, फील्ड बाइंडिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो पोल कोर और फील्ड वाइंडिंग समझ में आया, ये पोल कोर है, उस पर फील्ड वाइंडिंग। दूसरा है पोल शू। पोल शू का काम क्या होता है, पोल शू आपको पता है पोल शू कहाँ लगा है, आप देख पा रहे हैं कि फेस पर इसके लगा है ऐसे, ये रहा, इसके फेस पे ऐसे लगा है पोल शू, यही हमारा पोल शू है। ध्यान रखिएगा, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट क्या होता है सारी बातें हम लोग करेंगे, अभी हम कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे हैं। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए जो हमारे पास ये पोल कोर होता है, इसको हम लोग लैमिनेट करके रखते हैं, लेकिन पोल शू लैमिनेट नहीं होता, इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो हमारे पास पोल शू है, पोल शू का काम क्या है, जो ये वाइंडिंग है इसको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब इसको नीचे गिरने से बचाना। अभी जैसे यहाँ पे अगर वाइंडिंग है पूरी, इसमें बाइंडिंग करी गई है और तेज स्पीड से मशीन चल रही है, तो वाइब्रेशन के कारण ये नीचे खिसक के गिर सकता है। तो पहली बात तो ये पोल शू जो है इनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ से जो फ्लक्स निकलता है वो आर्मेचर पर आकर के लिंक होता है, आर्मेचर से लिंक होता है। अब आर्मेचर से लिंक करने के लिए, आर्मेचर से मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करने के लिए पोल शू लगाने से क्या होता है, ये एरिया बढ़ जाता है। क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लक्स हमारे क्या, वैसे सिर्फ यहाँ तक के फ्लक्स आते, अब आप देखिए यहाँ तक के फ्लक्स सभी यूनिफॉर्मली क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कहाँ, आर्मेचर पर। कौन से क्या फ्लक्स जो हमारे पास पोल कोर में डेवलप या फील्ड वाइंडिंग में जो डेवलप फ्लक्स होंगे वो आर्मेचर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दैट्स वाई इसका कुछ इस तरीके से शेप बनाया जाता है ताकि जो एयर गैप हो वो हर जगह पे क्या हो, बराबर हो। अगर सिंपली जैसे एक कोई हम लोग ये सर्किल ले लें और अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो आप देखो यहाँ पे एयर गैप कम होगा और यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा होगा। तो ये एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म ना हो करके यूनिफॉर्म हो, इसलिए पोल शू को कुछ इस शेप में बनाया जाता है। इससे जो सप्लाई प्रोड्यूस होती है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है मशीन में, वो क्लोज टू साइनोसॉइडियल होता है, मोर साइनोसॉइडियल होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्मेचर पे जो रोटर पे डेवलप सप्लाई होती है, जो प्रोड्यूस सप्लाई होती है, वो हमारा किस नेचर का होता है, एसी नेचर का होता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुआ होगा। पोल कोर समझ में आ गया, पोल शू भी समझ में आ गया। पोल शू के दो काम हो गए, कौन कौन से काम, एक तो वाइंडिंग को सपोर्ट करना, दूसरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो आपका सरफेस एरिया सर्कमफ्रेंस है
फ्लक्सेस का किसके ऊपर, आर्मेचर के ऊपर इंसिडेंट होने का उस एरिया को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये इतनी बात रही। इंटरपोल के बारे में मैंने बता दिया। इंटरपोल हमारा जो होता है इसका यूज हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। तो इतनी बात तो हमारे पास रही फिलहाल किसकी, ये बात रही स्टेटर की। अब हम लोग बात करेंगे रोटर की। हम लोग किसकी बात करेंगे, रोटर की बात करेंगे। रोटर को ही हम लोग आर्मेचर कहते हैं। डीसी में ध्यान रखिएगा, डीसी मशीन में रोटर पर ही हमारा आर्मेचर होता है और आर्मेचर वाइंडिंग भी कहाँ होती है, रोटर पर होती है। तो ये हमारे पास रोटर, हम लोग रोटर की बात कर रहे हैं। तो रोटर ही हमारा क्या कहलाता है, आर्मेचर। अब आर्मेचर हम लोग किसको कहते हैं, जनरली बच्चे डेफिनेशन तुरंत देते हैं कि मशीन के घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं। नहीं, आर्मेचर मशीन का वह पार्ट होता है जहाँ पे बेसिकली हमारी सप्लाई डेवलप हो रही है या हम वहाँ पे जो है सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। बेसिकली जिस पार्ट पे हमारा क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ आपका जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो आर्मेचर पे ही होता है, रोटर पर ही होता है इन केस ऑफ डीसी मशीन। तो रोटर हमारे पास क्या है, रोटर के अगर हम लोग पार्ट देखें, ये रोटेटिंग बॉडी है मशीन का, नो डाउट। अगर हम इसके पार्ट देखें तो सबसे पहली बात तो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है भाई, आर्मेचर वाइंडिंग मीन्स ये हमारे पास कॉइल होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। हमारे पास वाइंडिंग्स जो होता है ये सिंपली कॉइल्स, हम लोग कई कंडक्टर्स को मिला करके कॉइल बनाते हैं और कई कॉइल्स को मिला करके फिलहाल एक सिंगल टर्न का ये कॉइल है। अब इस तरीके से कई टर्न को मिला करके एक कॉइल बनाते हैं और कई कॉइल्स को मिला करके फिर हम एक बाइंडिंग क्रिएट करते हैं। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है मशीन की, आर्मेचर वाइंडिंग हमारी कहाँ होती है, रोटर पर ही होती है डीसी मशीन के केस में। अब आर्मेचर वाइंडिंग में ही हमारा क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। आर्मेचर वाइंडिंग कितने तरीके का होता है डीसी मशीन में, तो पहली चीज़ ये सारी बातें मैं आगे करूँगा। आर्मेचर वाइंडिंग का एक अलग से मुझे सेशन लेना पड़ेगा। ओपन कॉइल वाइंडिंग होता है, क्लोज कॉइल वाइंडिंग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप जो जानते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग कितने तरीके की आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, और वेव वाइंडिंग, ठीक है ना। ये हमें ध्यान में रखना। ओपन कॉइल वाइंडिंग, क्लोज कॉइल वाइंडिंग क्या होता है, लैप वाइंडिंग क्या होता है, वेव वाइंडिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, कब कौन सा यूज किया जाता है, क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहीं पर आप इक्वलाइजर रिंग भी पढ़ लेंगे, इक्वलाइजर रिंग और डमी कॉइल भी यहीं हम पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है इक्वलाइजर रिंग और डमी कॉइल लैप बाउंड और वेव बाउंड के साथ इंडिविजुअली यूज़ किया जाता है। तो मैं आर्मेचर वाइंडिंग का एक अलग से सेशन लूँगा, उसमें हम डिटेल में बताएंगे, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, आर्मेचर वाइंडिंग की बात हो गई, आर्मेचर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कम्यूटेटर की। अगर हम लोग बात करेंगे कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर जो आपका है, कम्यूटेटर ये आर्मेचर पर लगा होता है। कहाँ लगा होता है भाई, आर्मेचर पर लगा होता है, और आर्मेचर के साथ साथ ये भी रोटेट कर रहा होता है। आर्मेचर के साथ साथ रोटेट कर रहा होता है। कुछ इस तरीके का शेप आपको अंदर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का शेप आपको दिख रहा होगा। ये आपका कम्यूटेटर है, कंप्लीट ये कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर में कुछ इस तरीके की लाइंस दिख रही होंगी। ये लाइन जो है, ये लाइन माइका इंसुलेशन की लाइन है, ये माइका इंसुलेशन है, ये माइका इंसुलेशन है। मीन्स कम्यूटेटर को कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ये सेगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स। इसी के ऊपर हमारे कार्बन ब्रश लगे होते हैं। कार्बन ब्रश जनरली रोटेट नहीं करता, क्योंकि ये कम्यूटेटर रोटेट करता है, तो यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा होता है, वो करंट को कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट में भेज देता है। ब्रशेस इसी के ऊपर लगे होते हैं। अब कहाँ लगा होता है, ये सारी बातें मैं करूँगा आपसे। जैसे ब्रशेस इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है ना। ये आपका माइका इंसुलेशन है, ध्यान रखिएगा, माइका इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। माइका इंसुलेशन द्वारा हम लोग की सेगमेंट्स को, कई सेगमेंट्स को हम बनाते हैं।
तो कम्यूटेटर की बात रही थी। अब कम्यूटेटर के काम के बारे में जान लेते हैं। कम्यूटेटर का काम क्या होता है। ये बेसिकली आप सिंपल सी बात जानते हैं कि ये एसी जो प्रोड्यूस होता है आर्मेचर को, उसे डीसी में कन्वर्ट करके एक्सटर्नल सर्किट को देता है। जो हमारा कम्यूटेटर होता है इसका काम क्या होता है, या सिंपली आप कह सकते हैं कि कम्यूटेटर का काम होता है कि प्रोवाइड द रिवर्सल ऑफ करंट इनसाइड द कॉइल। आर्मेचर बाइंडिंग जो है, जो कॉइल है हमारा, उसके अंदर करंट का रिवर्सल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर का काम क्या है, ये रिवर्सल ऑफ द करंट करता है, मतलब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन, जिसको आप सिंपली ऐसे अपने लैंग्वेज में बोल देते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, दैट इज कम्यूटेशन। ठीक है ना। जिसमें रिवर्स प्रोसेस भी होता है। जब आप मोटर के केस में डीसी सप्लाई देते हैं तो आपका जो है आर्मेचर को एसी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको फिनोमिना याद रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये तो बात इसकी फिलहाल रही। उसके बाद है आपके पास शाफ्ट। आपको पता है शाफ्ट क्या होता है। शाफ्ट भी आपका रोटेटिंग बॉडी है। शाफ्ट आपका क्या है, शाफ्ट, ये हम लोग बात करें इसकी। शाफ्ट आपका एक मैकेनिकल ट्रांसमिशन लाइन होता है। क्या होता है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन लाइन होता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करता है। सपोज ये मार्कर आपके पास जो दिख रहा है ये एक शाफ्ट है। क्या है, शाफ्ट। अगर आप कहीं पर भी, आप गांव में देखे होंगे जनरली, कहीं पर भी आप मशीन वगैरह जब देखते हैं, इस समय तो ट्रैक्टर से गांव में बहुत सारी मशीनें ऐसी चल रही है जहां लाइव एग्जांपल आप शाफ्ट का देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास क्या है कि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मैकेनिकल एनर्जी डेवलप कर रहा है, लेकिन उसे अगले इक्विपमेंट तक भेजने के लिए आप एक लोहे का बड़ा सा रॉड लाते हो और ट्रैक्टर के पीछे लगा के फिर उसको कनेक्ट करते हो। तो फाइनली ये क्या कर रहा होता है, उस ट्रैक्टर की एनर्जी को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा होता है, अगली मशीन को दे रहा होता है। तो फाइनली आप क्या समझ पा रहे हैं कि शाफ्ट का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है ना। तो ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन लाइन है जो मैकेनिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अगर कोई भी डाउट आपको इसमें होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। फिलहाल हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात इसकी देख चुके हैं। अब कुछ इसमें और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं। हमने पोल कोर, पोल शू सारी चीज़ें देख लिया। इसका जो आर्मेचर होता है, ध्यान रखिएगा, आर्मेचर अर्थात रोटर, ये भी कास्ट स्टील या सीट स्टील का बनाया जाता है बेसिकली, या आप कह सकते हैं सिलिकॉन स्टील, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। कास्ट स्टील सबसे बेहतर होता है, हाई परमेबिलिटी मटेरियल्स। तो अब हम लोगों ने बात किया स्टेटर और रोटर की। ठीक है ना। स्टेटर और रोटर के बीच में एक कॉमन चीज़ होती है, दैट इज़ एयर गैप। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। एयर गैप मशीन में शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, मिनिमम एज पॉसिबल। क्यों भाई, इसका क्या कारण है? पहली चीज़, एयर गैप की ज़रूरत ही क्या है, एयर गैप की ज़रूरत क्या है, अब आप ध्यान समझिए। अगर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप नहीं होगा तो जो हमारा रोटर है ये रोटेट करेगा, और अगर टच में रहेगा तो फ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से एनर्जी काफ़ी लॉस होगी हमारी, पहली बात। ठीक है, तो अगर एयर गैप है तो वो मिनिमम क्यों होना चाहिए, उसको हम ज़्यादा क्यों ना रखें। दूसरी, अब इसको समझने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जो फ्लक्स, जो फील्ड का फ्लक्स डेवलप होता है यहाँ पे, वो कहाँ लिंक होता है जा करके, आर्मेचर से। अब आर्मेचर पे अगर फ्लक्स आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आर्मेचर में ईएमएफ तभी ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला यही बता देता हूँ, फाई ZN P/60A। आप देख पा रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स आर्मेचर पे आएगा उतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा, और ज़्यादा फ्लक्स तभी आर्मेचर पे आ पाएगा जब फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस कम होगा। और फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस पैदा कौन कर रहा है, ये एयर गैप भी पैदा कर रहा है रिलक्टेंस। कुछ इन मटेरियल्स का रिलक्टेंस होता है, तो एयर गैप का रिलक्टेंस चूँकि बहुत हाई होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग रिलक्टेंस
कम रखने के लिए, कम करने के लिए एयर गैप को जितना कम से कम रख सके। क्यों? क्योंकि जो फील्ड का फ्लक्स है उसे एयर गैप को क्रॉस करके तब आर्मेचर पे जाना पड़ रहा है। तो हमारे पास क्या है कि जो एयर गैप होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, और एयर गैप होने की वजह से ही नो लोड करंट जो मशीन की होती है, जितनी भी रोटेटिंग मशीन है स्टेटर और रोटर के बीच में जहाँ पे एयर गैप है, वहाँ पे आप देखेंगे सभी रोटेटिंग मशीन में जो नो लोड करंट होती है वो हमेशा ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर में आप जब देखते हैं तो 2 to 5% या कुछ जगहों पे 2 to 3% ऑफ रेटेड करंट देखने को मिलता है। ऑफ रेटेड करंट मीन्स जो आपका नो लोड करंट आई नॉट होता है वो 2% से 3% आपको देखने को मिलता है। 2% से 3% देखने को मिलता है कहाँ? ट्रांसफार्मर के केस में। कहाँ देखने को मिलता है? ट्रांसफार्मर के केस में। लेकिन जब आप बात करेंगे रोटेटिंग मशीन में तो यही आपको 25% to 30% या 20 कहीं कहीं मिल जाता है, 20% to 25% आपको नो लोड करंट देखने को मिलेगा रोटेटिंग मशीन में। इसका कारण एयर गैप ही होता है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में पूरा का पूरा कोर होता है प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाने के लिए, तो यहाँ से फ्लक्सेस को कोर के माध्यम से जाना होता है प्राइमरी से सेकेंडरी पे, इसलिए यहाँ नो लोड करंट की आवश्यकता कम होती है। जबकि यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फ्लक्सेस हैं उन्हें आर्मेचर पे जाने के लिए एयर गैप का सामना करना पड़ रहा है, एयर गैप से होके जा रही है। इस वजह से ज़्यादा हमें फ्लक्स प्रोड्यूस करना होता है कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड में। फील्ड वाइंडिंग में हमें ज़्यादा सप्लाई दे करके ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करना होता है ताकि उसका मैक्सिमम भाग जो है लॉस होने के बाद एयर में रिलक्टेंस द्वारा उनको रोकने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्सेस कहाँ? आर्मेचर पे जा सकें, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब ये आपके पास कंप्लीट आर्मेचर दिख रहा है, इसमें आप आर्मेचर को एक बार देख लीजिए। मैं सारे बॉडी पार्ट को इसके सबको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका योक है, बाहर आप देख पा रहे हैं पूरा योक है। ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है ये फील्ड वाइंडिंग है और ये पोल कोर है। ये क्या है? पोल कोर है। इसके सामने ये जो उभरा हुआ पोर्शन है दैट इज़ पोल शू, और ये जो आपको पतले पतले लाइंस ये दिख रहे हैं ये हमारे पास इंटरपोल्स हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट स्टेटर पार्ट हो गया। रोटर पार्ट आप देखेंगे तो ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, ये पूरा आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो ये आपके 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आर्मेचर कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग को। और ये जो है ये स्लॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या? स्लॉट्स को, ठीक है। अब स्लॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है ये कम्यूटेटर को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ये माइका इंसुलेशन, ये लाइन माइका इंसुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये इसके बाद जो माइका इंसुलेशन करने के बाद जो छोटे छोटे पार्ट इसके डिवाइड हो गए दैट इज सेगमेंट्स। इसके अंदर ये आपको साफ्ट दिख रहा है, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? साफ्ट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस मशीन से रिलेटेड? ये है कि इस मशीन में जो हमारे पास मशीन है डीसी मशीन में हम लोग जो वाइंडिंग यूज़ करते हैं जनरली कंसंट्रेटेड वाइंडिंग वगैरह यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है बताएंगे, जब हम लोग एसी मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड का बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट बात क्या देखना है कि यहाँ पे जो पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं, वो सैलिएंट टाइप हैं। किस टाइप के हैं? सैलिएंट टाइप के हैं और अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं, अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं इनवर्ड्स, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो हमारे पास स्टेटर बॉडी होता है, जो हमारे पास स्टेटर बॉडी होता है डीसी मशीन का, ध्यान रखिएगा जब हम लोग एसी मशीन पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे, अल्टरनेटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आपको चेंज दिखेंगे। ध्यान रखिएगा जो हमारे पास रोटर है, रोटर मान लीजिए ये रोटर है, रोटर में जो स्लॉट्स कटा होता है वो आउटर पेरीफेरी पे कटा होता है बाहर की तरफ, और जो हमारे पास स्टेटर होता है उसमें जो स्लॉट्स कटा होता है वो इनर पेरीफेरी पे कटा होता है ऐसे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, जो स्लॉट्स की कटिंग होती है वो इनर पेरीफेरी और आउटर पेरीफेरी पे होता है। मींस स्टेटर के इनर पेरीफेरी अंदर से, जैसे मान लीजिए ये पूरा आप देख पा रहे होंगे ये आपका कैप है इसका, मतलब एक कोई हालो सिलेंडर ऐसे ले लीजिए,
तो ये अंदर का भाग है, ये ऊपर का भाग है। मान लीजिए ये पूरा गोला है, तो ये अंदर का जो भाग है स्लॉट कटिंग यहाँ होगी स्टेटर में, और रोटर में ये ऊपर की तरफ स्लॉट कटिंग होगी, ताकि जो कंडक्टर्स है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट हो सके। मीन्स जो यहाँ पे कंडक्टर्स रखे होंगे इसमें फ्लक्स डेवलप होगा, और जो यहाँ पे कंडक्टर होंगे इसके द्वारा डेवलप फ्लक्स से इसमें इंटरैक्ट हो सकेंगे। ठीक है ना, इसीलिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर पूरे इसमें कोई डाउट कहीं भी होगा आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर काफ़ी कुछ आपका जो है नुकसान होने वाला है। इलेक्ट्रिकल का एक कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात कर रहे थे एयर गैप की। एयर गैप के बारे में हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। एयर गैप जनरली मशीन में 1 mm से लेकर के 6 mm तक रखा जाता है। 1 mm से लेकर के 6 mm। जो 1 mm होता है ये स्मॉल मशीन के लिए होता है। स्मॉल डीसी मशीन जो होते हैं लगभग 1 किलोवाट तक के जितने भी मशीन होते हैं उनमें हम लोग क्या रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीसी मशीन की जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है। 1.75 या 25 से कह सकते हैं 2.75 mm ये जो होता है मीडियम मशीन्स के लिए होता है। मतलब 1 किलोवाट से ज़्यादा, मतलब 800 किलोवाट तक, 800 किलोवाट तक की मशीन। और जो 6 mm देखने को हमें मिलता है वो ग्रेटर दैन 800 किलोवाट की मशीन में देखने को मिलता है। अब ये एयर गैप जो है ये हमारा साइज़ ऑफ मशीन पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर लार्ज साइज़ का आप डीसी मशीन बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको एयर गैप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। स्मॉल मशीन है तो आप क्या करेंगे, स्मॉल मशीन में आप फ़िलहाल कम एयर गैप रखेंगे। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है मशीन, हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में जितना हो सका आपको बताया। अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें इसमें देखना है, क्या होता है फील्ड वाइंडिंग, कैसे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। कुछ तो हम बेसिक में सारी चीज़ें बताएंगे, मशीन में हम ज़्यादा बेसिक को यहाँ इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जब कहीं पर कोई भी ऐसा टॉपिक आएगा जो बेसिक से रिलेटेड होगा और यहाँ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको डिटेल में आपको डिस्कस करके बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा जब मैं वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बेसिक भी इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए, और बेसिक को भी देखते रहिए। कोशिश हमारी होगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पे पहुँचे और उसको पूरा अच्छे से पढ़ें, ताकि मशीन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। ध्यान रहे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस पढ़ने के लिए आपको मैग्नेटिक सर्किट बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, एसी सप्लाई आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मीन्स आपका फेजर डायग्राम और मैग्नेटिक सर्किट, यही दोनों एक ऐसा बेस है, इम्पॉर्टेंट तो सभी है, पूरा बेसिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों ज़्यादातर मशीन वगैरह में और सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और जहाँ पर भी आपको इसमें डाउट होता है, कहीं कोई टॉपिक आपको लगता है जो नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, आप हमें पर्सनल मैसेज करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। फ़िलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।